गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, पीपल एज रिसोर्स का पार्ट सेकंड। ओके, तो इससे पहले वाले हमने पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने असेट जाना, लायबिलिटी जाना, ठीक है, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में हमने पढ़ा, हमने बर्थ रेट के बारे में पढ़ा, हमने डेथ रेट के बारे में पढ़ा। ओके, सो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रह गए हैं, टर्म्स, वो जानते हैं। तो पहला आपका टर्म है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है नेशनल इनकम। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम आपके लेवल तक, यानी जो क्लास नाइन्थ का लेवल है वहाँ तक आप इनमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्लास नाइन्थ के लेवल तक ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसकी सिर्फ ये डेफिनेशन जो दी गई हैं यहाँ, यही पढ़नी है। आप ये लगभग बहुत डिटेल में जब जाएंगे तो मैथमेटिकल फार्मूले जो होते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट जीएनपी एंड नेशनल इनकम, ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे जब आप 11th क्लास में जाओगे। जब आप कॉमर्स एंड आर्ट्स लोगे तब आप ये पढ़ने वाले हो। ओके, सो अभी हम यहाँ सिर्फ डेफिनेशन जान लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस ये दोनों ही लगभग लगभग जीएनपी एंड नेशनल इनकम सेम चीज़ होती हैं, बहुत माइन्यूटली डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप मैथमेटिकल फार्मूले के आधार पर ही पता कर सकते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो ये क्या है कि जो भी हमारे देश के लोगों द्वारा, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी टोटल वैल्यू अगर हम एक गिवन टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर में निकालते हैं, तो उसको ही हम जीएनपी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? कि हमारे किसी भी देश के ऑफ द कंट्री की बात करें, इंडिया की बात कर लें, तो भारत के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री हैं, उन लोगों द्वारा जो भी सामान बनाया गया, जो या फिर जो सर्विस प्रोवाइड कराई गई, उसकी एक वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, एस्टिमेट वैल्यू कैलकुलेट करें एक गिवन टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, तो उस वैल्यू को ही जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, जो भी भारत के अंदर सामान बनता है उसकी एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो वही क्या है, अपना जीएनपी है। वो भी किसके द्वारा? भारत के लोगों द्वारा जो बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। बिल्कुल वैसा ही है लगभग। नेशनल इनकम इज द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, वहाँ हमने बस एक लाइन थोड़ा चेंज किया था जीएनपी में, दैट इज बाय द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, और यहाँ है सिंपल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। यानी एक देश के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही हैं, उनकी अगर टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो वो उस देश की नेशनल इनकम हो जाती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हटाई जाती हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। यहाँ एक चीज़ मेंशन हम यहाँ ये कर सकते हैं कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री बना रहा है, तो वो उस कंट्री की जो बाउंड्री है वहाँ भी हो सकती है, या फिर वो किसी दूसरे देश में भी अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल भारत के लोग एक तो भारत में रह के कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही भारत के लोग अगर भारत से बाहर जाके भी किसी और देश में भी अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकम भारत को मिल रही है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। ओके, सो यहीं इतना ही, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। नाउ ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इन ह्यूमंस। सो अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल क्या है आपका? अगर हमारे अंदर पीपल हम बात कर रहे हैं, इंसानों के अंदर लोग स्किल आ जाए और नॉलेज आ जाए, प्रोडक्टिव नॉलेज आ जाए, यानी जिससे वो कुछ
अपने आप को प्रोग्रेस कर सकें, और वो खुद की प्रोग्रेस कर सकते हैं तो क्या होगा, सोसाइटी की भी प्रोग्रेस होगी और देश की भी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमारे अंदर स्किल डेवलप हो जाती हैं, प्रोडक्टिव नॉलेज आ जाती है, तो हम ही को क्या कह सकते हैं, हम अपने आप को ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था कि दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक एजुकेशन एंड हेल्थ। ये दो इम्पोर्टेंट अगर फैक्टर, इन दोनों चीज़ों को अगर ह्यूमन बीइंग्स पे इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है, तो हम क्या हो सकते हैं, लायबिलिटी से असेट बन सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेम आ गया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एक्सेट्रा। तो यानी कि ये ह्यूमन कैपिटल की हमने बात करी, तो उनके अंदर स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। अब फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे आएगी, तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब कहीं आपकी नई जॉब लगती है या कोई नया काम अगर आप सीख रहे हैं, तो उससे पहले आपको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग आपका एजुकेशन का पार्ट आ गया, एंड मेडिकल केयर आपका हेल्थ सर्विसेज हो गए। तो वही घूम फिर के दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट हैं आपकी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर इन्वेस्ट हम करते हैं, तो उसी से हम क्या बनाएंगे, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ इम्पोर्टेंट टर्म्स में ही लास्ट आपका टर्म्स है पीपल एज रिसोर्सेस। तो पीपल एज रिसोर्सेस में क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्कफोर्स इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज। सो इस चैप्टर का नाम भी है, तो आप समझ लीजिए क्या है ये। एक देश में जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, अगर हम भारत का एग्जांपल लें, तो अपने भारत में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए पीपल एज रिसोर्स कहा गया है। इट इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मीन्स जो वर्किंग पीपल हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, और वो भी किस आधार पे, इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज। और वो सिर्फ उन लोगों को हम कह रहे हैं जिनके पास स्किल्स हैं, कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ क्षमता है कुछ करने की। ठीक है, तो इस तरह के लोगों को ही हम रिसोर्स कह रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स कह रहे हैं। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हो गए। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। ठीक है, तो मैन, पुरुषों और महिलाओं द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड्स वैल्यू टू द नेशनल इनकम। सो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसकी वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी इकोनॉमी को ग्रो करती हैं। और अगर ये सब कुछ हो रहा है, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, उसकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, तो फाइनली वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वो उस कंट्री की नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। उस कंट्री की नेशनल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं और उनके बदले में आपको कुछ अर्निंग मिल रही है। आपको अगर अर्निंग मिल रही है तो आप देश को कुछ दे पाएंगे। ठीक है, और देश को दे पाएंगे तो देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप कर रहे हैं लेकिन आपको उनके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, यानी मनी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। सो हम यहाँ कुछ सेक्टर्स, तीन तरह के प्राइमरीली सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में जो आते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। पहला सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से वर्क होते हैं वो हम जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स कंसीडर्स डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर,
फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी खेती और उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, वो सारा, ठीक है, वो किस में आता है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। और ये वो सेक्टर है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। तो ये ये वो सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो माइनिंग है, माइनिंग यानी कि जो आपकी कोल माइंस होती हैं, क्वेरिंग यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब कर क्या रहे हैं आप, पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, फिशिंग है, मछली आप पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है क्या, ये सब आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो ये आपके किस सेक्टर में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। ओके, इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस सेक्टर कंसिडर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है आपका, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कोई भी नई चीज़, गुड्स क्या है, उनको बनाना, मैन्युफैक्चर करना। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड आपका इकोनॉमिक सेक्टर आता है टर्शियरी सेक्टर, यानी जितनी भी आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विस जहां आप सेवा देते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं कोई चीज़, आप क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब आपकी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड, व्यापार करना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, एजुकेशन है। एजुकेशन में भी कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, आप सेवा दे रहे हैं। ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म है, इंश्योरेंस है, ये सभी क्या हैं, ये सभी सर्विस सेक्टर है। और जो जितना भी सर्विस सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर टर्शरी के सेक्टर के अंतर्गत आता है। ओके, तो इस तरह से हुआ आपका। अगर हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानने की है कि कोई देश अगर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है, तो हम यहाँ इन तीन तरह की इकोनॉमिक सेक्टर से उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर, हमने सेकेंडरी सेक्टर की बात करी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि यही वो सेक्टर है जहाँ से किसी भी कंट्री को ज़्यादा क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जिस देश में ये सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, वो डेवलप्ड कंट्री होगा। ठीक है, और जहाँ ये सबसे पीछे होगा वो डेवलपिंग कंट्रीज होगा। तो अभी अगर हम भारत की बात करें तो हम डेवलपिंग हैं। ठीक है, वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश में अभी भी प्राइमरी सेक्टर यानी जो खेती है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा क्या कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो अभी भी खेती का जो रेशियो है, जो योगदान है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर अभी बचा हुआ है। सो यही एक रीज़न है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ही आप कह रहे हैं कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चला रही हैं, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट चला रही हैं, वो इसीलिए चला रही हैं ताकि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।